ये कह रहा था कि जो प्योर मेटल जो है इसका सॉलिडिफिकेशन जब भी होगा तब हमको ये चीज ध्यान रखने वाली है कि ये तीन स्टेज में होगा या 3 फेज में होगा। एक नंबर 1 ये दिख रहा है आपको, एक स्टेप, दूसरा स्टेप ये दिख रहा है आपको, है ना, और तीसरा स्टेप आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है। इन 3 स्टेजेस में प्योर मेटल की बात करेंगे हम, प्योर मेटल, ओनली प्योर मेटल्स दिख रहा है आपको, प्योर मेटल्स, इन्हीं का सॉलिडिफिकेशन प्योर मेटल था। आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, जो भी प्योर है उसमें किसी तरह कोई दूसरा मेटल को हम नहीं मिलाएंगे और एक कंप्लीटली सिंगल मेटल होगा, प्योर और प्योरेस्ट मेटल होगा। तो यहाँ पे 3 स्टेज में होगा। यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है ये कंप्लीटली कैसा होगा, लिक्विड फेज होगा, लिक्विड फेज रहेगा ए से बी, ए टू बी, ठीक है, जिसमें कि हीट यहाँ पे भी हीट रिलीज करेगा ये, और टेम्परेचर इसका डाउन होता जाएगा, लेकिन टेम्परेचर डाउन होगा और टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी चीज बी, जो आपका दूसरा जो रहेगा सॉलिड प्लस लिक्विड, दूसरी लाइन कौन सी है, बी टू सी। ये बी टू सी कैसी रहेगी, सॉलिड और लिक्विड इसमें दोनों रहेंगे। पहले सॉलिड हल्का कम रहेगा, इस जगह पे सॉलिड कम रहेगा और लिक्विड ज्यादा रहेगा, लेकिन जब पॉइंट यहाँ मूव कर जाएगा तो क्या होगा, इस जगह पे सॉलिड ज्यादा हो जाएगा और लिक्विड कम होता जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, आपका हीट जो है रिलीज होगी, साथ साथ टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट बना रहेगा। इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और हमारा टाइम जो है वो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर एक मेन सबसे मेन जानने वाली चीज है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप ये चीज हमेशा ध्यान रखो, आप किसी भी आप घर की प्रैक्टिकल चीजों में आप देखो, जब भी आप देखो बर्फ पिघलती है आपकी, है ना, या कोई भी चीज, जैसे बर्फ आपने फ्रिज से निकाल के रख दी, जैसे ही बर्फ पिघल रही, जब बर्फ पिघलना चालू होती है और बर्फ जब तक कंप्लीट लिक्विड नहीं मिल जाती तब तक उसका टेम्परेचर आप थर्मोमीटर लगा के रखेंगे तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट मिलेगा, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। ये वही कंडीशन है, ठीक है, ओके, कि जब हमने बर्फ फ्रिज से निकाली और उसको हवा में रख दिया रूम टेम्परेचर में, तो क्या होगा, हीट जो है वो रिलीज होने लगेगी, और हीट रिलीज होने के साथ साथ टेम्परेचर समय कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वो हीट रिलीज करता जा रहा है और लिक्विड फेज चेंज हो रहा है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिए, फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है ना, क्या कैसा, सॉलिड से लिक्विड से वो सॉलिड की तरह मूव कर रहा है। तो जब भी कोई लिक्विड जो है या कोई सॉलिड सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, तब फेज चेंज होता है और उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन में, जब लिक्विड से जब हम मेल्ट कर रहे हैं तब भी यही चीज होगी, और जब हम लिक्विड को सॉलिड करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी सेम यही चीज होगी, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट बना रहेगा। ये टर्म आपको याद रखने वाली है। बाकी टाइम तो बढ़ ही रहा है, तीनों चीज में टाइम बढ़ रहा है, ए से बी के बीच में टाइम बढ़ रहा है, बी से सी के बीच में भी टाइम बढ़ रहा है, सी से डी के बीच में टाइम बढ़ रहा है। अब अपन आते हैं सी टू डी। सी टू डी के बीच में क्या है, यहाँ पे कंप्लीट लिक्विड है, इस फेस में कंप्लीट लिक्विड है, और यहाँ पे आपका लिक्विड का टेम्परेचर जो है, यहाँ पे भी हीट जो है वो रिलीज हो रही है, टेम्परेचर जो है आपका टेम्परेचर जो है आपका कम होता जा रहा है और टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये इतनी चीजें मेन है इस डायग्राम में, कुछ भी कोई ऐसी खास नहीं है। बी से सी के बीच में जहां पे लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर होता है, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, सॉरी, बी टू सी जो है आपका लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। इस टाइम में क्या होगा, आपका लिक्विड लोकली सॉलिडिफाई होगा, दोनों फेज चलेंगे, सॉलिड भी चलेगा लिक्विड भी साथ में चलेगा, लेकिन बी पॉइंट पे कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, और सी पॉइंट पे कंप्लीट लोकल सॉलिडिफिकेशन टाइम है। इस टाइम में क्या होगा, आपका लिक्विड लोकली सॉलिडिफाई होगा, दोनों फेज चलेंगे, सॉलिड भी चलेगा लिक्विड भी साथ में चलेगा, लेकिन बी पॉइंट पे कंप्लीटली क्या होगा, यहाँ पे सॉलिड होगा, और सी पॉइंट पे कंप्लीटली आपका सॉरी, यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड होगा, बी पॉइंट पे कंप्लीट लिक्विड होगा, और यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिड बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, सॉलिड। अब ये कुछ चीजें बस ध्यान रखने वाली हैं, बाकी यहाँ से लेके जहां से सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, इस पॉइंट से लेकर के पूरा जब तक कंप्लीट सॉलिडिफाई नहीं होता, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम, ठीक है। अब ये आपको इस डायग्राम से आगे की सारी चीजें समझ में जाएंगी। जनरली अगर आप मान लीजिए कोई मेटल बहुत प्योर होता है, बहुत ही बहुत प्योर होता है, क्योंकि हम प्योर बोलते हैं, लेकिन प्योर होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज होती है। अगर कंप्लीटली प्योर होगा, बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज नहीं है, तो उसमें डायग्राम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, लिक्विड जो होता है वो अंडर कूल होता है। अंडर कूल का मतलब होता है, इस लाइन से ये जो लाइन दिख रही है आपको बी सी लाइन, तो डायग्राम कैसा बनेगा, ऐसा जाकर के ऐसा बनेगा, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है यहाँ से डायग्राम जो है नीचे जाता है, और फिर उसके बाद ये वापस ऊपर उठ करके ऐसे आता है। तो इस जो ड्यूरेशन को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम अंडर कूलिंग। अभी आप आगे आपको समझ में जाएगा, इसको कहते हैं अंडर कूलिंग। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। हाँ, अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको
अब इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये जो डायग्राम मैंने फिर से यहाँ पे लगा दिया है। अब इसमें आपको हर एक चीज को समझाया गया। पॉइंट ए क्या है, रिप्रेजेंट दी पोरिंग पॉइंट। ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको पोरिंग, वही मैंने आपको समझाया, वो सारी चीज यहाँ पे लिख दी है। पॉइंट ए कैसा पोरिंग पॉइंट, यहाँ पे हम लिक्विड को डालते हैं मोल्ड के अंदर। पॉइंट बी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिडिफिकेशन। बी यहाँ से सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। पॉइंट सी represents the completion of the completion point of the solidification. पॉइंट सी पे जाकर के completely liquid solid में convert हो जाता है। ओके, पॉइंट डी रिप्रेजेंट द कूल मेटल एट रूम टेम्परेचर। यहाँ पे जब आ गया तो ये जो है, मान लीजिए ये रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है, जीरो से कुछ ऊपर होगा, ये तो जीरो हो गया, तो रूम टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है 25, 26 या 27 के आसपास कुछ रहेगा, तो ये इसलिए ऊपर बना हुआ है। तो डी पॉइंट जो है वो यहाँ पे कंप्लीटली मेटल ठंडा हो गया है, और अब आप उसको यूज कर सकते हो निकाल कर। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइंस की। लाइन, 3 लाइन बनी हुई, मैं आपको समझा चुका हूं पहले। 3 लाइन ए बी, बी सी और बी सी और सी डी। यहाँ पे गलत लिख के आइए, सी डी है एक्चुअली, ये जो है ये सी टू डी है, ये जो लाइन है सी टू डी। ठीक है, तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कंप्लीटली ए टू बी, कंप्लीटली क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है हमारा कंटेंट। दूसरा जो रहता है बी टू सी, लिक्विड और सॉलिड फेस में होता है, जो कि चेंज होता जाता है यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में। यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड रहेगा, कंप्लीट लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे कंप्लीट सॉलिड रहेगा, और बीच में सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों चलेगा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में ये मूव करता है। लाइन सी टू डी रिप्रेजेंट करता है आपका कूलिंग ऑफ सॉलिड मेटल। यहाँ से हम जब नीचे मूव करेंगे तो ये सॉलिड मेटल जो भी रहेगा, लेकिन सॉलिड का मतलब ये है कि सॉलिड भी, लेकिन उसमें टेम्परेचर रहेगा, हाई टेम्परेचर होगा। मान लीजिए ये 1500 डिग्री पे हमने मेटल को पिघलाया, आयरन को, ये 700 के 750 700 के आसपास रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 750 से लेके कुछ 600 के आसपास कुछ रहता है। तो इस टेम्परेचर पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा, 600 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से भी आपको रूम टेम्परेचर कितने डिग्री, 27 डिग्री सेल्सियस तक आना है। तो ये यहाँ पे भी आपकी बहुत हीट रिलीज होगी, और मेटल जो है वो अपना स्टेबल कंडीशन में आएगा। ठीक है, लेकिन जब तक स्टेबल का मतलब ये होता है कि जब भी किसी चीज में हम हीट देते हैं, तो वो आपको ये चीज पता होगी कि अगर हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल, जब नॉर्मल कंडीशन में मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, इस तरह से अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं या आप टेम्परेचर उसका बढ़ाते हो, तो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं इस तरह से। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब हम पानी को गंजी में, गैस में पानी रखकर गर्म करते हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट में जो पानी जो रहता है स्टेबल कंडीशन में रहता है, लेकिन जैसे जैसे ही आप हीट बढ़ाते जाते हो, तो आपने देखा होगा कि इस तरह से जो वाटर है वो इस तरह से बुलबुले बन के वाइब्रेट होने लगता है। इसका मतलब यही है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे स्टार्टिंग पॉइंट में स्टेबल कंडीशन पे थे, लेकिन जैसे हमने उसको हीट दी और उसने मॉलिक्यूल ने हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्बेशन के साथ ही वो क्या करने लगता है, मॉलिक्यूल इस तरह से वाइब्रेट करने लगता है, आपस में एक दूसरे टकराने लगता है। और होता क्या है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को हीट ट्रांसफर करता है। यहाँ पे आपने नीचे से हीट दी तो वो एक दूसरे को देगा, दूसरे को देगा, इस तरह से हीट जो है ऊपर, देखा होगा आपने, बुलबुले इस तरह से ऊपर ऐसे से बढ़ते जाते हैं। ये आप जनरली हमने हर किसी में ये देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ स्लोप ए टू बी एंड सी डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द लिक्विड। अच्छा, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट का मतलब होगा, ये आप लोग हालांकि पढ़ चुके होंगे। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कितना टाइम चाहिए उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कितना टाइम चाहिए यूनिट टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, एक किसी यूनिट टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, किसी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस की बात करें, कितना टेम्परेचर, कितनी हीट चाहिए एक यूनिट टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, मतलब एक यूनिट या 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, उसको कहा जाता है इसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो डिपेंड करता है स्पेसिफिक हीट की। किसी मेटल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो ये जो स्लोप है ये इस तरह से चेंज हो जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए, या स्लांट हो जाए, या और ऐसा हो जाए, या कम हो तो इस तरह से ऐसी हो जाएगी। तो डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिक हीट पे, कि उस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या। अभी आप थर्मोडायनेमिक्स से आपकी क्लासेस लगी तो आपको पता चल जाएगा, स्पेसिफिक हीट आपको और अच्छे समझ में आएगा। दूसरा होता है आपका लेटेंट हीट, जो दूसरी लाइन में आपको बता रहा हूँ, ये कौन सी है, ए बी और सी डी। ये कौन सी स्पेसिफिक हीट वाली लाइन कौन सी है, ए बी और सी डी, सी टू डी। ये दोनों लाइन क्या बताती है, स्पेसिफिक हीट। यहाँ पे कौन सी हीट रिलीज होती है, स्पेसिफिक हीट रिलीज होती है। और हमारी जो बी टू सी लाइन है, ये जो बी टू सी लाइन है वो कौन सी हीट रिलीज करता है, लेटेंट हीट। ठीक है, तो आप जब भी ये बात ध्यान रखिए, और या इस चीज को ध्यान पे रखिए कि लेटेंट हीट मतलब
जैसे मैंने आपको आइस वाला एग्जांपल बताया कि हम फ्रिज से बर्फ को निकाल करके जैसे ही आप रख देते हैं तो हीट जो है वो आइस जो हीट एब्जॉर्ब करती जाती है, एटमॉस्फेयर की हीट एब्जॉर्ब करती जाती है और पिघलती जाती है। उस समय आइस जो है अपनी लेटेंट हीट को रिलीज करती है एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर उसका कैसा बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है इस कंडीशन में। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। अगर हम सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं तो कम होता जाएगा, अगर हम हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है हमारे पूरे इसमें। चलिए क्लियर हो गया तो यस टाइप करो जल्दी जल्दी, पता तो चले कि समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। आ गया? यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। हाँ सर। ओके चलो मैं नेक्स्ट पे चल रहा हूँ, नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। यस सर। क्या चीज? स्पेसिफिक हीट सर लेटेंट हीट बताया ना। जैसे आप समझो कि बर्फ आपके फ्रिज में रखी हुई है, आपने उसको निकाला, ठीक है। अब आप ये चीज समझ लो कि हीट जो होती है कहां से कहां ट्रांसफर करती है। देखो मैं अभी आपको समझा देता हूँ, एक मिनट समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई सॉलिड है, ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, या आप आइस भी समझ सकते हैं उसको, ठीक है। आपको हीट का कंसेप्ट, अब सबसे पहले हीट का कंसेप्ट समझो। हीट का कंसेप्ट क्या होता है? हीट जो होती है वो कहां से कहां मूव करती है बताओ? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है ना। तो ये चीज आप दिमाग में रख लो कि हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। अब अगर हम बर्फ की बात करते हैं तो बर्फ का टेम्परेचर कितना है? मान लीजिए आपका 5 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल, या 0 डिग्री सेल्सियस है फॉर एग्जाम्पल। 0 पे बर्फ जमती ना, तो अब 0 डिग्री सेल्सियस है और आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये एयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या? हीट जो है यहां से यहां घुसेगी, ठीक है। जैसे ही हीट क्या करेगी, बर्फ के अंदर घुसने की कोशिश करेगी, तब क्या होगा? बर्फ क्या करेगी? बर्फ जो है मेल्ट होगी। क्या होगी? बर्फ मेल्ट होगी। और इस मेल्टिंग के दौरान, इस मेल्टिंग मतलब क्या है? मेल्टिंग मतलब क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड की तरफ मूव कर रहा है, लिक्विड की तरफ मूव कर। जैसे ही सॉलिड से लिक्विड की तरफ मूव करेगा हमारा कोई भी कंपोनेंट या कोई भी आप मटेरियल की बात करो, उस दौरान आपका टेम्परेचर बना रहेगा कांस्टेंट। ये ध्यान रखने वाली बात है, नोट कर लो इसको कि जैसे ही टेम्परेचर फेज चेंज होता है, इसको कहते हैं फेज चेंज होना। कैसा? फेज चेंज होना। और इस फेज चेंज होने के दौरान क्या होता है? टेम्परेचर कैसा बना रहता है? कांस्टेंट बना रहता है। और जब तक कांस्टेंट बना रहेगा, जब तक कंप्लीटली सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। कंप्लीटली सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। और इसी हीट को, ये जो हीट रिलीज हो रही है, इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? फ्यूजन मतलब चेंज होना, है ना, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये आप थर्मोडायनेमिक्स में अभी और अच्छे समझोगे, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है। अभी तो हम बर्फ की बात है, क्योंकि बर्फ जो है हमारे एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के कहाँ है? नीचे है ना। अरे 27 डिग्री हमारे रूम का टेम्परेचर होता है ना। बर्फ का टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। अभी तो हम नीचे की बात करते हैं। अगर हम ऊपर की बात करते हैं, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड मेटल की बात कर रहे हैं। लिक्विड या सॉलिड मेटल की बात करें यहाँ पे, सॉरी सॉलिड की बात करें। जब मान लीजिए सॉलिड मेटल कब हो जाएगा? पॉइंट सी पे। ये पॉइंट जो रहेगा हमारा कौन सा रहेगा? पॉइंट सी। इस पॉइंट सी पे कितना टेम्परेचर? मान लो 750 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या होगा? 750 डिग्री सेल्सियस। अब होगा क्या? अब क्या होगा बताओ? जो 27 डिग्री सेल्सियस आपका रूम टेम्परेचर है ना, तो अब हीट कहां से कहां रिलीज होगी? 750 से 27 की तरफ मूव करेगी ना। अरे यार चलो मैं फिर से बना दे रहा हूँ डायग्राम। ये आपका हो गया, ये 750 डिग्री सेल्सियस पे आपका मेटल है ना, सॉलिड मेटल, मेटल इन सॉलिड स्टेट। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट सी है ना। अब रूम का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हीट कहां से कहां मूव करेगी? हीट यहां मूव करेगी। अब जैसे ही हीट मूव करेगी तो क्या होगा? अभी सॉलिड स्टेट में है तो क्या होगा? टेम्परेचर कम होता जाएगा। लेकिन अगर हम पॉइंट बी टू सी की बात करेंगे, बी में कहा है? बी में क्या है आपका? यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड है और सी पॉइंट पे क्या? कंप्लीटली सॉलिड है। तो जब तक कंप्लीट लिक्विड में सॉलिड कन्वर्ट नहीं हो जाता है, तब तक क्या होगा? ये फेज चेंज है, फेज चेंज हो रहा ना। तो इस फेज चेंज के दौरान टेम्परेचर कैसा बना रहेगा?
कांस्टेंट बना रहेगा और हीट जो है वो रिलीज होती जाएगी। कब तक हीट रिलीज हो जाएगी और कौन सी हीट रिलीज होगी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट, थोड़ा सा इसमें आपको वो हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ आती है इसमें, है ना, बाकी आप समझने की कोशिश करना, मैं बोल तो रही हूँ। इसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर? तो आपको फंडा क्लियर हो गया ना हीट ट्रांसफर का और लेटेंट हीट का। सबसे मेन है, अभी आप मैकेनिकल में सबसे मेन यही है। अभी आप आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, एचएमटी पढ़ोगे, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें पूरा हीट का कंसेप्ट है। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का एक टॉपिक तो मैंने आपको करा दिया, समझो। ये हालांकि हमारे सब्जेक्ट का नहीं था, लेकिन फिर भी अब अपन से रिलेटेड है तो मैंने आपको करा दिया। लेटेंट हीट तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। थर्मोडायनेमिक्स का आपका बहुत मेन पढ़ा था। हाँ, पढ़ा होगा पहले सर। एचएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? हीट एंड मास ट्रांसफर। हीट एंड मास ट्रांसफर, ठीक है। हिंदी में नहीं, हीट मतलब ऊष्मा और मास मतलब क्या हिंदी में, क्या मास में क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे पता नहीं। मतलब जैसे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है ना। जैसे आप देखिए बर्फ है, बर्फ कैसी रहती है? सॉलिड रहती है, मास ट्रांसफर होता है ना उसमें, यस सर, है ना। एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, मास को ट्रांसफर हो रहा है। जैसे आपका पानी है, हम उसको एक गंजी में पानी रखा हुआ है, इस तरह से पानी भरा हुआ है ना, हम उसको गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो ये जो पानी है एवापोरेट होकर के ऊपर चले जाता है। तो ये क्या हुआ? मास ट्रांसफर हुआ ना, मास ट्रांसफर हो गया। पानी क्या हुआ? भाप बन करके उड़ गया, एवापोरेट हो गया। ओके, यहाँ पे हमने हीट दी। हीट ट्रांसफर कहाँ से हुई? आपके गैस से आपके कंटेनर में गई या गंजी में गई, गंजी से पानी में गई, और उसके बाद उसका क्या हुआ? हीट एब्जॉर्ब होने के बाद एक पॉइंट तक हीट एब्जॉर्ब हुई। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है। देखो हीट कब तक एब्जॉर्ब होगी? टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा पानी का? टेम्परेचर जब तक बढ़ेगा जब तक भाप बनना चालू नहीं होती, ठीक है। जैसे ही भाप बनना चालू हो गई, आपकी गंजी में ऊपर भाप दिखने लगी, तब आप समझ जाओ कि आपकी गंजी का टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि उस समय भाप बनने लगी है। क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना। और लिक्विड से वैसी वेपर में कन्वर्ट होगा तो वहां पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आने लगेगा, ठीक है। क्लियर? चलो मैं वापस जा रहा हूं ना, अब अपन वापस स्लाइड पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आ गया सॉलिडिफिकेशन ऑफ वेरी प्योर मेटल। अब अपन आ जाते हैं वेरी प्योर मेटल्स पे। मैंने अभी आपको बताया प्योर मेटल्स, अभी अपना कौन सा आ गया टॉपिक? वेरी प्योर मेटल। वेरी प्योर मेटल की मैंने आपको बताई कि प्योर मेटल की हम बात करते हैं तो आयरन होता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आयरन को कहीं ना कहीं हम ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। जो आप खनिज सुनते हो ना, सुना होगा आपने, खनिज खोदते हैं। जैसे कुछ जैसे ये आपका सिंगरौली वगैरह, यहाँ पे बहुत सारे खनिज मिलते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे कोयला मिलता है, खनिज मिलते हैं, तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या बनाते हैं? आयरन बनाते हैं। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप कुछ चीज बनाओगे तो वो बेसिकली बिल्कुल प्योर नहीं होती। और अगर मान लीजिए तो आयरन जो होगा, प्योर आयरन का जो डायग्राम बनेगा वो ये वाला बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए बिल्कुल भी प्योर हमने उसको कर दिया, है ना, इसको आप समझिए जैसे मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट में ना, तो यहाँ देखिए हमें जो ग्राफ दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ वही है, लेकिन इसमें चेंज हो गया। क्या चीज चेंज हो गया है? हमारा ये अंडर कूलिंग हो रहा है। जब अगर मेटल आपका बहुत प्योर होगा, वेरी प्योर मेटल होगा, तब क्या होगा? या इम्प्यूरिटीज यानी कहने का मतलब ये है, इम्प्यूरिटीज मतलब जो भी उसमें कचरा है या गंदगी जो भी इसके अंदर है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, प्योर होगा। तो क्या होगा? अंडर कूल होगा। कैसा होगा? अंडर कूल। अंडर कूल का मतलब होता है जिस लाइन या जिस टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन लाइन स्टार्ट होती है, जैसे 750 की बात करता हूँ और यहाँ पे 1500 पे हमने डाला था ये लिक्विड, ठीक है। तो इस पॉइंट से क्या होगा? पहले अंडर कूल होगा, मतलब ग्राफ नीचे जाएगा। यहाँ से देखिए ग्राफ नीचे जा रहा है और इस पॉइंट पे जाकर कूल होता है और फिर उसके बाद ये ऊपर उठता है, ठीक है। और इसी चीज को कहा जाता है अंडर कूलिंग। तो वेरी प्योर मेटल होगा तो उसमें अंडर कूलिंग होगा या सुपर कूलिंग होगा, उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कूलिंग। चलिए लास्ट के 10 मिनट्स बचे हैं, लेकिन टाइम कितनी जल्दी चला जाता पता भी नहीं चलता, है ना। तो इसको मैं खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ लेना इसको। इट सॉलिडिफाई एट पॉइंट बी, ए लोअर पॉइंट एट बी, मतलब ये बी पे सॉलिडिफाई होता है। ये बी की जगह यहाँ पे बी में होता है और यहाँ पे बी डैश में सॉलिडिफाई होता है। इसमें बी डैश में सॉलिडिफाई मतलब नीचे जाके सॉलिडिफाई होता है, टेम्परेचर और गिरता है ना। डेल टी टेम्परेचर नीचे जाता है, डेल टी मतलब बहुत कम टेम्परेचर नीचे जाएगा, किससे? 750 से थोड़ा सा नीचे जाकर के ठंडा होता है, इसी को कहते हैं अंडर कूलिंग, ठीक है। इट ऑल्सो अकर्स इन एलॉय, ये कुछ एलॉयस में भी होता है। ड्राइंग क्लियर नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एलॉय में भी होता है। हम प्योर मेटल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे यहाँ लिखा हो ग्रे कास्ट आयरन, ये लिखा हो ग्रे कास्ट आयरन, तो ग्रे कास्ट आयरन का मतलब होता है एलॉय है ये, ठीक है। तो इसमें भी कुछ
कुछ कुछ जगहों पे एलॉय में भी ये सारी चीजें ऐसी होती हैं, ये नीचे जाता है। तो अभी हम आगे चल करके और डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड मूव कर रहा हूँ।